बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो 203 के प्रैक्टिकल्स के हवाले से, प्रैक्टिकल कॉपी और वाइवा के हवाले से। 66% आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है इस सिलेबस की वो प्रैक्टिकल्स पर इंहसार कर रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है इस कोर्स के। तो पहला प्रैक्टिकल हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक एंड वर्किंग सॉल्यूशंस। तो इसके लिए मैं आपको एक फ़ाइल दिखा देता हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है कि जब किसी सॉल्वेंट में एक या उससे ज़्यादा सोल्यूट्स मिक्स हो जाए और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए, इस तरह के मिक्सचर को हम कहेंगे सोल्यूशन। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है? जो सोल्यूशन में जो सब्सटेंस ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, जबकि जो मिकदार कम मिकदार में पाई जाती है और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाती है उसको हम कहते हैं सोल्यूट। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन आमतौर पर सोल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉल्यूशंस की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनमें वेट ओवर वॉल्यूम सॉल्यूशन है, जिसमें हम सोल्यूट का वेट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन जिसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ ए पर सॉल्यूशन ऑफ टू वॉल्यूम। इसके अलावा कुछ और टाइप्स है स्टॉक सॉल्यूशन, वर्किंग सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन ये होता है कि आपने एक खास मिकदार में सॉल्यूशन बना लेना होता है एक नॉन कंसेंट और एक्यूरेट कंसेंट्रेशन का, जिसे आप बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं। जबकि वर्किंग सॉल्यूशन ये होता है कि स्टॉक सॉल्यूशन में से जितना सॉल्यूशन आपको चाहिए उसको डिल्यूट कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। यह है वर्किंग सॉल्यूशन। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए गए हैं। मास का यूनिट है ग्राम, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, और कंसेंट्रेशन को हम मोलर के यूनिट से मेजर करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है कि एक किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने ऐड किए गए हैं, ये है उसकी मोलैरिटी। फर्ज करें अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सोल्यूट ऐड किया गया है तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी 1। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है। 1 मोल इज इक्वल टू 100,000 माइक्रो मोल्स। सिमिलरली 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सच काइंड इस तरह की जो कन्वर्जन्स होती है वो आपसे ज़रूर पूछी जाती है। मोलर सॉल्यूशन बनाने का तरीका क्या है? तो बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप मोलर सॉल्यूशन जितना आपने बनाना है उतने मोल्स ले लें और उसको आप बाकी जो है वो उसमें सॉल्वेंट ऐड कर लें 1 लीटर तक। तो जितने मोलैरिटी का आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा उतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। वैसे जो यहाँ तरीका दिखाया गया है, अगर उस पर आपने काम करना है तो उसने कहा हुआ है कि आप मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई कर दे डिजायर्ड मोलैरिटी के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्राम रिएजेंट्स आपको दरकार है। उतने ग्राम रिएजेंट्स आप ऐड कर ले तो आपका मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, यानी मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड करना आता होगा, उसको आपने मोलैरिटी के साथ यानी नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं सॉल्यूशन में उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्राम्स रिएजेंट के इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद कुछ परसेंटेज सॉल्यूशंस है। परसेंटेज सॉल्यूशन ये होती है कि किसी भी अमाउंट या वॉल्यूम किसी भी केमिकल का 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, ये उसकी परसेंटेज सॉल्यूशन है। तो जैसे अगर मैं कहूँ 10% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट है और उसमें 10 ग्राम NaCl है। तो इसी तरह से आप बाकी परसेंटेज, जैसे 70% हमने वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम एथेनॉल, यानी सोल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होना चाहिए 70% एथेनॉल। तो आप क्या करेंगे कि 70 मिलीलीटर आप ऐड कर देंगे 100% एथेनॉल, यानी 70 मिलीलीटर आप ऐड करेंगे किसमें 100% सॉल्वेंट में, तो आपके पास 70% आ जाएगा एथेनॉल। वैसे यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं कन्वर्जन्स के कि मोलैरिटी परसेंटेज सॉल्यूशन को अगर मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तो मोलैरिटी बराबर आएगी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर मॉलिक्यूलर वेट। और इसी तरह से अगर आपने फाइंड करनी है
कन्वर्ट करना है मोलैरिटी को सोल्यूशन में, तो वो कुछ इस तरह से आएगी, सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट यहाँ जाकर और डिवाइड बाय 10। तो ये भी इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेटिंग डिल्यूशन है, ये है कि V1C1 इज इक्वल टू V2C2, जहाँ पर V1 स्टॉक वॉल्यूम है, V2 वर्किंग वॉल्यूम है सोल्यूशन का, C1 जो है वो स्टॉक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है और C2 जो है वो वर्किंग की कंसंट्रेशन है। तो फिर हम इसको भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम चलते हैं दोबारा से अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ रीजन्स, यहाँ कुछ रीजन्स प्रिपेयर करके दिखाए गए हैं। इनमें से कोई भी आपसे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, अलबत्ता यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि EDTA की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इथाइलिन, E फॉर इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड जी। इसके बाद आगे चलते हैं हम, तो बाकी यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर नहीं आ रही। इसके बाद हमारे पास आएगा हमारा सेकंड प्रैक्टिकल, जो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए की आइसोलेशन। दूसरा और तीसरा प्रैक्टिकल्स दोनों ही आइसोलेशन ऑफ डीएनए पर मुश्तमिल है। तो मैं आपको कुछ अपनी वर्डिंग में समझाता हूँ कि एक्चुअली आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या होती है। इसमें जो मटेरियल्स आपको रिक्वायर्ड है उसकी तरफ चलते हैं हम डायरेक्टली, जिसमें है लाइसिस बफर, और इसके अलावा एक एंजाइम है प्रोटीनेज के, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, PCI की फुल फॉर्म है फिनोल क्लोरोफॉर्म और आइसोअमाइल। इसके अलावा आपने लेना है STS 10% TNE बफर। इनकी सबकी प्रोनाउंसिएशंस मैं आपको वीडियो के लास्ट पर बताऊंगा। आइसोप्रोपेनॉल, आइस कोल्ड आपने लेनी है 95 to 100% एथेनॉल, जहाँ आपने डीएनए को स्टोर करना होता है। और आपको एक अल्ट्रा प्योर वाटर भी चाहिए, या डीएनए डीनेस फ्री वाटर भी आप ले सकते हैं। इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए वो है पिपेट्स, 1.5 मिलीलीटर स्टेराइल माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स चाहिए आपको। इसके अलावा आपको चाहिए रैक्स, टिप्स, वॉटेक्स, फ्रीज़र और सेंट्रीफ्यूज। ये सारे इक्विपमेंट्स आपको दरकार है। अब आपने करना क्या है, आपने ब्लड ले लेना है, ब्लड सैंपल ले लेना है, और लेने के बाद आपने उसको डायरेक्टली आइस के ऊपर रख देना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर पर रखा जाएगा, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो 6 स्टेप्स इन्वॉल्व है डीएनए एक्सट्रैक्शन पे, उसमें सबसे पहले है लाइसिस ऑफ आरबीसीज, यानी असल में पहले 2 स्टेप, एक ही स्टेप है लाइसिस ऑफ सेल। पहले रेड ब्लड सेल की लाइसिस होगी और फिर उसी स्टेप के दूसरे हिस्से में वाइट ब्लड सेल की लाइसिस होगी। लाइसिस होने के बाद हम प्रोटीन को भी डीएनए से अलग कर लेंगे और फिर हम डीएनए प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेट जब हो जाएगा डीएनए, हम उसको धोएंगे ठंडे एथेनॉल के साथ, और छोटे स्टेप में हम उसको पैलेट के डिल्यूट कर देंगे पैलेट को। तो एक एक करके हम हर स्टेप को देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसमें हमने करना क्या है कि हमने 800 माइक्रो लीटर हमने लेना है ट्रेस EDTA बफर लेना है हमने, और ये हमने ऐड कर देना है 200 माइक्रो लीटर ब्लड में, यानी 800 आपका माइक्रो लीटर हो गया, ये बफर हो गया आपका, और आपने इसे ऐड करना है 200 माइक्रो लीटर ब्लड में। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है 5000 रिवॉल्व्स पर मिनट। 1 मिनट में 5000 दफ़ा इसको घूमे, इस तरह से 10 मिनट तक आपने इसको घुमाना है। अब जो पैलेट बनेगी नीचे वो टूट जाएगी जब हम उसको टैप करेंगे, और उसमें फिर हम TE बफर ऐड करेंगे 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर
टीई बफर ऐड करने के बाद हम उसको जेंटली मिक्स कर लेंगे और फिर हम दोबारा से उसको 5000 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये स्टेप उस वक्त तक हमने रिपीट करना है जब तक लाइट पिंक कलर के पैलेट हमारे पास ना बन जाए। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस हो जाएगी इस स्टेप में। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा आखिर में। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है लाइसिस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अब जो यहाँ पर हमारे पास पैलेट आई थी लाइट पिंक कलर की, हम जो हमें मिली उसको हमने दोबारा से रीसस्पेंड करना है किसके अंदर, 400 माइक्रोलीटर बफर में, TNE बफर में इस दफ़ा। और फिर हमने उसमें 10% SDS का भी ऐड कर लेना है। तो इसमें दो चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है उस पैलेट में जो हमें फर्स्ट स्टेप से मिली थी, 400 माइक्रोलीटर बफर TNE, 200 माइक्रोलीटर ऑफ 10% SDS और 50 माइक्रोलीटर प्रोटीएस के। ये तीन चीज़ें हमने ऐड करनी है और हमने इनको मिक्स करके इसको रोटेट करना है जेंटली ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पूरी रात हमने इसको गर्म पानी के टब में रखना है जहाँ पर 58 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और अगले दिन जो है वो उसकी लाइसिस हो गई होगी वाइट ब्लड सेल्स की। लाइसिस ख़त्म करने के बाद हम आएंगे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना, हमारी बात आएगी। तो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट हम दो तरह से कर सकते हैं, एक है ऑर्गेनिक मेथड, एक है इनऑर्गेनिक मेथड। यही वो मेथड है जहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क आता है। होता यह है कि ऑर्गेनिक मेथड में हम फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक मेथड में हम कोई इनऑर्गेनिक रीजेंट इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन, जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है उसको रिमूव करने के लिए। तो DNA सॉल्यूशन में रिलीज हो जाता है और जो PCI है यानी फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल, वो प्रोटीनियोशियस मटेरियल को यानी उस तमाम मटेरियल को जिसमें प्रोटीन होती है उसको वो रिमूव कर देता है ऑर्गेनिक मेथड में, जबकि इनऑर्गेनिक मेथड में हम इस PCI की जगह कोई इनऑर्गेनिक रीजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 10 मिनट तक आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और इस दफ़ा आपने उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 10,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट के साथ सेंट्रीफ्यूज करना है। होगा क्या कि जो एक्वस फेज आएगा आपके पास उसमें DNA आ जाएगा। आपने उस DNA को वहाँ से बड़े एहतियात के साथ पिपेट की मदद से आपने उसको केयरफुली वहाँ से रिमूव कर देना है। तो जो पिपेट आपने यूज़ करनी है वो 1000 माइक्रोलीटर की होनी चाहिए, क्योंकि इतना ही तकरीबन एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसको आपने करना है। ओके, अब जब आपने रेड ब्लड सेल्स को भी डाइजेस्ट कर लिया, उसको भी लाइसिस कर ली, वाइट ब्लड सेल्स की भी डाइजेशन हो गई और प्रोटीन की भी एक्सट्रैक्शन हो गई दोनों तरीक़ों से, आप चाहे तो दोनों तरीके भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे DNA प्रेसिपिटेशन की तरफ। अब जो DNA हमारे पास आ चुका है एक्वस फेज में, हमने वहाँ से क्या करना है, DNA को प्रेसिपिटेट कर लेना है और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आइसोप्रोपानोल। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे और ट्यूब्स को उल्टा करेंगे। फिर हम उसको उस वक्त तक उल्टा रखेंगे जब तक हमें DNA के जो थ्रेड्स हैं वो नज़र ना आने शुरू हो जाए। फिर हम उसको 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ट्यूब्स के अंदर ही और फिर हम उसको 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करेंगे 8000 रेवोल्यूशंस पर मिनट के पर। और इस दफ़ा हम जो DNA की पैलेट होगी, वाइट पैलेट, उसको हम केयरफुली जो नज़र आ रही होगी उसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास DNA आ चुका है तो हम वॉश करेंगे उसको कोल्ड एथेनॉल के साथ। ये जो हमने एथेनॉल यूज़ करनी है वो 1 मिलीलीटर होनी चाहिए, 70 to 100% एथेनॉल। ये पैलेट को ब्रेक कर देगी, फिर हम उसमें मिक्स करे हो जाएगी और फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट के लिए दोबारा। और इस दफ़ा भी हम उसको 8000 रेवोल्यूशंस पर मिनट हम उसको देंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे और 2 घंटे तक हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि जो DNA पैलेट है वो एयर में ही खुश्क हो जाए, हवा में ही खुश्क हो जाए, हमें कोई और यहाँ पर इस्तेमाल ना करना पड़े, ओवन वगैरह। अब जब आपकी जो DNA है वो धुल भी गई और अब हम उसको रखेंगे, अब उसको हम डिल्यूट करेंगे पैलेट को।
अब पैलेट को डिल्यूट करने के लिए हम दोबारा से TE लेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो TE लेंगे वो लो TE होगा, 50 to 100 माइक्रोलीटर, या हम DEPC वाटर भी ले सकते हैं। ओके, तो इन ट्यूब्स को हमने फिर वाटर टब में रख देना है जहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा 1 घंटे तक। अब जब हमने उसको 1 घंटे तक वहाँ रख दिया तो जो न्यूक्लियस है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा इतने टेम्परेचर पर। तो हमारे पास जो पीछे चीज़ बचेगी वो होगा DNA, और हम DNA को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करेंगे। तो ये हमारे पास 2 प्रैक्टिकल्स थे जिनको हमने एक साथ किया। 6 इसके स्टेप थे। सबसे पहले आपने रेड ब्लड सेल्स को लाइसिस की, उसकी फिर आपने वाइट ब्लड सेल्स की लाइसिस की, इसके बाद आपने की प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन, DNA प्रेसिपिटेशन की आपने, फिर आपने वॉशिंग की उसको कोल्ड एथेनॉल के साथ, फिर आपने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे TE के सोल्यूशन के साथ उसको रखा 1 घंटे के लिए, और फिर जब न्यूक्लियस जो है वो इनएक्टिवेट हो गया तो आपने DNA को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिफ्यूज़ कर लिया। अब मैं आपको ये जो हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ हुई जैसे DEPC, TE वगैरह, इनकी मैं आपको फुल फॉर्म्स बता देता हूँ। सो DEPC वाटर यानी डाई इथाइल पायरोकार्बोनेट वाटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे क्वांटिफिकेशन ऑफ DNA बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम ये फाइंड करेंगे कि DNA कंसंट्रेशन कितनी है बहुत ही आसानी के साथ। तो पहले समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक चाहिए होगा, हॉरिजॉन्टल जेल। इसके बाद हमें एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकें। हमें चाहिए एक एनालिटिकल ग्रेड एगारोस। हमें एक बफर चाहिए जैसे TAE बफर हो, और एक इंटरकैलेटिंग DNA डाई चाहिए, ताकि हमें डाई का आगे फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ऑब्वियसली हमें DNA स्टैंडर्ड्स, साइज DNA स्टैंडर्ड्स भी हमें चाहिए। तो ये 5 हमें चीज़ें चाहिए। अब आपने करना क्या है कि आइसोलेटेड DNA जो आपको दिया गया है, आपने उसको एगारोज जेल की वेल में डाल देना है। ठीक है, यानी जो आपके पास एगारोज जेल है उसकी आपने वेल में आइसोलेटेड DNA को डाल देना है, और फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपोज करना है वहाँ पर। अब DNA की क्वांटिफिकेशन के लिए, क्वालिटी फाइंड करने के लिए, कंसंट्रेशन चेक करने के लिए हम पहले एगारोज जेल प्रिपेयर करते हैं। अब एगारोज जेल प्रिपेयर करते किस तरह से हैं, आपने 0.8% एगारोज जेल प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए आपको 0.8 ग्राम एगारोज चाहिए होगा, और आपने इसको ऐड कर लेना है सॉल्वेंट में, 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट में, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर रनिंग बफर 9 TAE बफर। तो आपने इसको ऐड कर लिया। अब आपने टेम्परेचर जो है जेल का वो कम कर देना है 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब आप टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस कर लेंगे, फिर आपने इथीडियम ब्रोमाइड ऐड करनी है, यानी तकरीबन 100 मिलीलीटर अगर सोल्यूशन है तो आपने 5 माइक्रोलीटर आपने उसमें ऐड कर लेनी है इथीडियम ब्रोमाइड। अब आपके पास बन जाएगी एगारोज। अब आपने जो मेल्टेड एगारोज है वो आपने जेल कास्टिंग ट्रे में डाल देनी है, और जेल कास्टिंग ट्रे में आपने वहाँ पर कॉम्ब शेप वहाँ पर डाल देनी है, ताकि उस मेल्टेड एगारोज जेल के अंदर जो है वो कुछ गैप्स बन जाए, जिसमें हम बाद में DNA सैंपल्स को फिल करेंगे। तो 10 से 20 वेल्स बन जाए एक साइड पर और दूसरी साइड पर भी। अब जब जेल सॉलिडिफाई हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो आपने उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक जो था ओरिजेंटल ट्रेवल उसमें आपने ऐड कर देना है, और फिर आपने दोबारा से ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक इस्तेमाल करने इसमें आपने वही 9 TAE बफर इसमें भी ऐड होना चाहिए। अब बफर के लेवल को कायम रखने के लिए आपने उसे जेल से 1 सेंटीमीटर एटलीस्ट अबव आपने वहाँ पर होना चाहिए, यानी जो बफर आपने इतना ऐड करना है कि जेल अंदर 1 सेंटीमीटर तक अंदर जो है वो चली जाए। अब आपने इन वेल्स को केयरफुली, अब जो वहाँ सुराख बन चुके हैं वेल कॉम जो आपने यूज़ की थी, उसमें आपने
डीएनए जो है वो आपने लोड करना है 5 माइक्रोलीटर डीएनए, जिसमें 3 माइक्रोलीटर ब्रोमोफिनॉल ब्लू यानी जेल लोडिंग डाई होगी, जिससे आपको रंगों में फ़र्क पता चलेगा। तो अब आप क्या करें कि 30 से 60 मिनट्स तक 100 वोल्ट्स की उसमें से गुजरेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स गुजरेगी। अब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा हो जाएगा तो यूवी लाइट की मदद से हम जो है वो डीएनए की क्वांटिफिकेशन चेक कर सकेंगे कि डीएनए की क्वांटिफिकेशन कहाँ क्या है और डीएनए की क्वालिटी क्या है, कंसंट्रेशन कितनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पहले 4 प्रैक्टिकल्स को ही हल करेंगे और अगर मुझे आपका अच्छा फीडबैक आया तो हम अगले प्रैक्टिकल्स को भी आने वाले दिनों में सॉल्व करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से वाइवा दे सकें। तब तक अल्लाह हाफिज़।